चलिए तो आज इस वीडियो में हम लोग रासायनिक बल गतिकी के पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग 3 वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के दर का प्रकार पढ़ेंगे। इसलिए इसके जो पिछले वीडियो था उसमें हम लोग ये पढ़े हुए थे कि रासायनिक अभिक्रिया दर कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है वो कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया दर की इकाई क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए अभिक्रिया दर के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन रेट। तो यहाँ पर देखेंगे अभिक्रिया दर के जो प्रकार है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो होते हैं अभिक्रिया दर ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है औसत अभिक्रिया दर, फर्स्ट हमारा होता है औसत अभिक्रिया दर, और दूसरा जो है वो है तात्क्षणिक अभिक्रिया दर या इसे तात्कालिक अभिक्रिया दर भी कहते हैं। तो चलिए औसत अभिक्रिया दर क्या है, तात्क्षणिक अभिक्रिया दर क्या है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए औसत अभिक्रिया दर, एवरेज रिएक्शन रेट। तो यहाँ पर देखिए औसत अभिक्रिया दर क्या होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण परिवर्तन, अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रण परिवर्तन तथा चुने गए समय अंतराल के अनुपात को औसत अभिक्रिया दर कहते हैं। इस चीज़ को समझे। जैसे हम लोग कोई अभिक्रिया दर रहता है जिसमें डेल्टा लगा के लिखा हुआ रहता है और किसी किसी में स्मॉल डी लगा करके रहता है। ये भी डेल्टा ही होता है, इसे हम लोग छोटा डेल्टा कहते हैं। तो ये डी लगा करके लिखा हुआ रहता है और किसी किसी में ये डी लगा करके लिखा हुआ रहता है। तो ये डी लगा हुआ रहता है उसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया दर कहेंगे और ये डी लगा हुआ रहता है उसको कौन सा अभिक्रिया दर कहेंगे। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है अभिक्रिया की उत्पाद के सांद्रण परिवर्तन। जो अभिक्रिया होता है उस अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के सांद्रण परिवर्तन तथा चुने गए समय अंतराल में, चुने गए समय अंतराल के मतलब है जैसे हम समय दे दिए 0 से लेकर के 10 मिनट, 0 से लेकर के 10 मिनट, तो ये हमारा चुना गया समय हो गया कि इसी समय अंतराल के अंतर्गत हमें काम को पूरा कर लेना है। जैसे यहाँ पे जैसे 0 से 10 हो गया, चाहे 5 से 20 मिनट हो गया, इस प्रकार के समय इसमें दिया हुआ रहता है। तो उसी चीज़ को हम लोग औसत अभिक्रिया दर कहते हैं। तो अभिक्रिया दर के सांद्रण में परिवर्तन और बटा यहाँ पे जो समय अंतराल रहेगा उसको हम लोग अभिक्रिया दर कहते हैं। तो यहाँ पे औसत अभिक्रिया दर बराबर होता है अभिकारक माइनस डेल्टा अभिकारक बटा डेल्टा टी होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे माइनस इसलिए लगा है क्योंकि अभिकारक में कमी होता है, अभिकारक के जो सांद्रण रहता है वो उसमें कमी होता है। अब बट्टा यहाँ पे टी अर्थात टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के सापेक्ष इसमें अभिकारक के सांद्रण में कमी होता है। या इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या माइनस डेल्टा आर, आर का मतलब हो गया रिएक्टेंट, तो माइनस डेल्टा आर बट्टा यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा। तो औसत अभिक्रिया दर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा अभिकारक के रूप में, ये हो गया किसके लिए, अभिकारक के लिए। तो अभिकारक के सांद्रण में कमी और बटा क्या हो गया समय अंतराल के अनुपात को हम लोग औसत अभिक्रिया दर कहते हैं। अगर इसको उत्पाद के रूप में लिखना है तो उत्पाद के रूप में लिखेंगे तो प्लस डेल्टा उत्पाद, प्लस का मतलब हो गया कि उत्पाद में होता है वृद्धि बटा कौन चीज़ के रिस्पेक्ट में, बटा यहाँ पे होता है टी के रिस्पेक्ट में, डेल्टा टी अर्थात समय के रिस्पेक्ट में होता है। या इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस डेल्टा पी, पी का मतलब हो गया प्रोडक्ट उत्पाद, और बट्टा यहाँ पे हो गया डेल्टा टी हो गया, बटा यहाँ पे हो गया हमारा डेल्टा टी। तो इसी चीज़ को हम लोग औसत अभिक्रिया दर कहते हैं। तो औसत अभिक्रिया दर में टाइम दिया हुआ रहता है, चुने गए समय अंतराल। तो इसमें आपको समय चुना हुआ रहता है कि हमको 5 से 10 मिनट में कर लेना है, 20 से 30 मिनट में कर लेना है। तो उसी चीज़ को हम लोग समय अंतराल कहते हैं। उसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, समय अंतराल कहते हैं। और वह समय अंतराल और अभिकारक या उत्पाद में सांद्रण परिवर्तन, ये दोनों अनुपात को हम लोग औसत अभिक्रिया दर कहते हैं, औसत अभिक्रिया दर कहते हैं। तो अब चलिए दूसरा समझते हैं। दूसरा अब यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ यहाँ पर दिया हुआ है डेल्टा आर जो है यह अभिकारक का सांद्रण परिवर्तन है
और यहाँ पर ये डेल्टा पी होगा, यहाँ पे डेल्टा छूट गया, यहाँ पे डेल्टा पी होगा। तो डेल्टा पी जो है वह हमारा उत्पाद का सांद्रण परिवर्तन है, और डेल्टा टी जो है वह समय अंतराल है। और जो माइनस यहाँ पे दिया गया है, जो यहाँ पे माइनस दिया गया है, ये माइनस अभिक्रिया के सांद्रण में कमी के दर को प्रदर्शित कर रहा है, और जो प्लस दिया गया है वह उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि को व्यक्त कर रहा है। तो अब चलिए दूसरा पढ़ते हैं। तो दूसरा है हमारा तात्क्षणिक अभिक्रिया दर। तो तात्क्षणिक अभिक्रिया दर इंस्टैंटेनियस रिएक्शन रेट। तो चलिए इस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, समय के किसी क्षण में रासायनिक अभिक्रिया की दर को तात्क्षणिक अभिक्रिया दर कहते हैं। इस चीज़ को समझे। जैसे यहाँ पे हम समय दे दिए हैं 0 से लेकर के 10, 0 से लेकर के 10 अर्थात 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट 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 ऐसे हमारा 10 तक होगा। तो हमें कहा जा रहा है समय के किसी क्षण में, जैसे यहाँ पे हमको पूछ लिया गया है कि 3 मिनट पर कितना अभिक्रिया दर है, या 4 मिनट पर कितना अभिक्रिया दर है, अर्थात जो औसत अभिक्रिया दर रहता है उसी औसत अभिक्रिया दर को किसी खास समय में किसी क्षण में पूछ लिया गया। जैसे पूछ लिया गया 1 से 10 तक, यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 10 तक, इसमें आपसे पूछ लिया गया कि 4 पर कितना होगा, 4 पर अभिक्रिया दर क्या है, 4 मिनट पर अभिक्रिया दर क्या है, 3 मिनट पर अभिक्रिया दर क्या है, 5 मिनट पर अभिक्रिया दर क्या है, 6 मिनट पर अभिक्रिया दर क्या है। किसी खास समय में किसी क्षण में अभिक्रिया दर को पूछ लिया गया, तो वही उस क्षण का अभिक्रिया दर को हम लोग तात्क्षणिक अभिक्रिया दर कहते हैं, अर्थात तत्काल ही पूछ लिया गया। जैसे अभी अभिक्रिया हो रहा है और वहाँ पर पूछ लिया गया कि अभी 5 मिनट पे अभिक्रिया दर कितना है, तो वही चीज़ हमारा तात्क्षणिक अभिक्रिया दर कहलाता है। और तात्क्षणिक अभिक्रिया दर को हम लोग स्मॉल डी से डिनोटेड करते हैं। तो अभी तक हम लोग जितना अभिक्रिया दर को उपयोग किए हैं वह हमारा औसत अभिक्रिया दर था, क्योंकि उसमें हम लोग डेल्टा का प्रयोग कर रहे थे, ये वाले डेल्टा का प्रयोग कर रहे थे। और ये जो होगा छोटा वाला डी जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा इसे डेल्टा बोलते हैं। तो ये हमारा तात्क्षणिक अभिक्रिया दर को दर्शाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस छोटा वाला डी, आर हो जाएगा रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक बट्टा डेल्टा टी, और प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा प्लस डी पी, पी हो जाएगा प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद बट्टा हो जाएगा डी टी। तो इस चीज़ को हम लोग तात्क्षणिक अभिक्रिया दर कहते हैं। अब यहाँ पर जो दिया है डी आर जो है अभिकारक के सांत्रण में अल्प परिवर्तन, अर्थात ये क्षण के लिए तो एक क्षण में थोड़ा सा ही परिवर्तन होगा, ज़्यादा समय रहेगा तो ज़्यादा परिवर्तन होगा, इसीलिए यहाँ पे डी आर जो है अभिक्रिया के सांद्रण में अल्प परिवर्तन को दर्शाएगा, अर्थात ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। डीपी उत्पाद के सांद्रण में अल्प परिवर्तन बतलाता है, और डीटी भी समय में अल्प परिवर्तन को बतलाता है, अर्थात ये किसी क्षण के लिए ही बतला पाता है, किसी क्षण में ही पूछा गया होता है, उसी को हम लोग तात्क्षणिक अभिक्रिया दर या इसको तात्कालिक अभिक्रिया दर भी कहते हैं। तो अब चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे अब हमारा अभिक्रिया दर की इकाई यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब चलिए अभिक्रिया दर की इकाई क्या होती है इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभिक्रिया दर की इकाई के लिए जो अभिक्रिया होता है वह अभिक्रिया दो प्रकार से हो सकता है, वह अभिक्रिया दो प्रकार के फॉर्म में हो सकता है। फर्स्ट, या तो वह एकवश रूप में होगा, जो अभिक्रिया हो रहा है वह अभिक्रिया एकवश रूप में होगा तो उसमें सांद्रण इन्वॉल्व होगा। अगर गैसीय रूप में है, अगर वह अभिक्रिया गैसीय रूप में होगा तो उसमें दाब इन्वॉल्व होगा, तो उसमें दाब के ऊपर प्रभावित होगा। अगर एकवश रूप में है तो वह सांद्रण के ऊपर प्रभावित होता है। तो चलिए अभिक्रिया दर की इकाई ये दोनों केस में निकालते हैं। अगर वह अभिक्रिया अगर एकवश रूप में है तो उस अभिक्रिया दर की इकाई क्या होगी। अगर कोई अभिक्रिया गैसीय रूप में हो रही है तो उसमें अभिक्रिया दर की इकाई क्या होगी। तो चलिए दोनों केसों में हम लोग देखते हैं कि अभिक्रिया दर कितना होगा। तो फर्स्ट केस यहाँ पे लेते हैं हम लोग एकवश रूप, एकवश फेज हो। तो अगर अभिक्रिया जो हो रहा है वह अभिक्रिया अगर एकवश फेज में हो रहा है तो एकवश फेज में बतलाया है कि इसमें सांद्रण इन्वॉल्व होता है, सांद्रण में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे दर बराबर क्या होगा, सांद्रण में परिवर्तन बट्टा समय में परिवर्तन। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। तो सांद्रण में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, या इसमें हम लोग
या इसमें हम लोग डी लगा कर भी लिख सकते हैं, डी सी बाई डी टी, अर्थात किसी क्षण के लिए पूछा गया है तो डी का प्रयोग करेंगे, किसी क्षण के लिए पूछा जाए तो डी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सांद्रण में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, जिसको डेल्टा सी बाई डेल्टा टी से प्रयोग करते हैं। सी हो गया कंसंट्रेशन अर्थात सांद्रण। अब यहाँ पर देखिए सांद्रण में परिवर्तन, तो सांद्रण को हम लोग अब यहाँ पे इसका इकाई लिखेंगे तो जो सांद्रण होता है, सांद्रण को हम लोग मोलरता के रूप में डिफाइन करते हैं। ये चीज़ हम लोग सोल्यूशन में पढ़े हैं, तो मोलरता के रूप में डिफाइन करते हैं। तो मोलरता का क्या होता है, मोल प्रति लीटर। तो यहाँ पे सांद्रण है, तो सांद्रण में परिवर्तन के लिए तो सांद्रण का इकाई क्या होगा, मोल प्रति लीटर, और समय में परिवर्तन है तो समय का इकाई क्या होगा, सेकेंड होगा। यहाँ पे समय का इकाई जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अब सेकेंड जो है वह मिनट में भी हो सकता है, या आवर में भी हो सकता है, घंटा में भी हो सकता है, लेकिन जनरली रूप से हम लोग जो समय होता है, समय का मात्रक हम लोग सेकेंड ही लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया मोल प्रति लीटर बट्टा सेकेंड हो गया, या इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल बट्टा लीटर सेकेंड। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल बट्टा लीटर सेकेंड। ये नीचे से यहाँ चला जाएगा तो मोल बट्टा लीटर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर जो मोल लीटर है, तो मोल लीटर को हम लोग मोलरता कहते हैं, मोलारिटी कहते हैं। जो यहाँ पे मोल प्रति लीटर है, तो मोल प्रति लीटर को हम लोग मोलारिटी कहते हैं। तो यहाँ पे मोल प्रति लीटर को हम लोग मोलारिटी के भी रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मोलर बट्टा सेकेंड हो जाएगा, यहाँ पे मोलर बट्टा हमारा हो जाएगा सेकेंड। तो यहाँ पे ये हो गया, अगर अभिक्रिया जो हो रहा है वह अभिक्रिया अगर एकवश रूप में है, तो एकवश रूप में है तो उस अभिक्रिया दर की इकाई क्या होगी, मोलर बट्टा सेकेंड, या मोल बट्टा लीटर सेकेंड, या मोल प्रति लीटर बट्टा सेकेंड। इस तरीके से हम लोग उसके इकाई को व्यक्त करेंगे। अब चलिए अब सेकेंड केस को देखते हैं। तब यहाँ पे सेकेंड केस है, अगर गैस फेज हो तो जो अभिक्रिया हो रहा है तो वह उस अभिक्रिया अगर गैसीय फेज में हो रहा है तो अब अभिक्रिया दर की इकाई क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, तो गैसीय फेज होगा तो उसमें कौन चीज़ में परिवर्तन होगा, दाब में परिवर्तन होगा। दाब में परिवर्तन कौन चीज़ के साथ होगा, समय में परिवर्तन होगा। समय में परिवर्तन के साथ होगा, समय के साथ होगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो दाब होता है, यहाँ पर इकाई देखें तो जो दाब होता है, दाब का जनरली रूप से हम लोग क्या लेते हैं, इकाई एटीएम लेते हैं, और बट्टा समय में परिवर्तन, तो समय को हम लोग सेकेंड लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटीएम प्रति सेकेंड। तो अगर गैसीय फेज हो तो वहाँ पे जो अभिक्रिया दर होगा, उस अभिक्रिया दर की इकाई क्या हो जाएगी हमारी, उस अभिक्रिया दर की इकाई हो जाएगा एटीएम प्रति सेकेंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख ले, हम लोग पढ़े हुए हैं, यहाँ पर होता है पीवी बराबर होता है एनआरटी होता है, पीवी बराबर एनआरटी, जिसको आदर्श गैस समीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर पी निकाले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन बाई वी आर टी हो जाएगा, एन बाई वी आर टी हो जाएगा। और ये एन बाई वी जो होता है, ये एन बाई वी को हम लोग सांद्रण कहते हैं, सी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, P बराबर यहाँ पे हो जाएगा CRT हो जाएगा। P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, CRT, जहाँ RT हमारा कांस्टेंट है, अर्थात P बराबर क्या हो जाएगा, P समानुपाती C हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे P समानुपाती C जहाँ हमारा क्या है, सांद्रण है। इस चीज़ को समझे, P हमारा क्या है, प्रेशर है, और सी हमारा क्या है, सांद्रण। अर्थात प्रेशर जब बढ़ेगा तो सांद्रण भी बढ़ेगा, अगर प्रेशर घटेगा तो सांद्रण भी घटेगा। अगर गैसीय रूप में अगर दाब में परिवर्तन हो रहा है, अगर दाब घट रहा है तो उसका सांद्रण घट रहा है, अगर दाब बढ़ रहा है तो सांद्रण बढ़ रहा है। तो यहाँ पे केस सेकेंड के लिए हो गया। तो केस सेकेंड में क्या है, गैसीय फेज रहेगा, तो इसमें अभिक्रिया दर की इकाई एटीएम प्रति सेकेंड होता है। अब चलिए अब यहाँ पे आगे देखते हैं, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से अभिक्रिया है, कौन कौन से कारक है जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में है, यहाँ पे देखिए अभिक्रिया दर को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित है। सबसे फर्स्ट में है सांद्रण, कंसंट्रेशन। अगर सांद्रण कम है तो अभिक्रिया दर कम होगा, क्योंकि उनके अणुओं के बीच का जो टकराव है वह कम होता है। अगर अभिक्रिया के सांद्रण में अगर यहाँ पे मान लिए 2 मॉलिक्यूल है तो इसके बीच टकराव जो है कम होगा।
अगर इसके सांद्रण को हम बढ़ा देते हैं, अगर यहाँ पे और भी सारे मॉलिक्यूल आ जाते हैं और भी सारे मॉलिक्यूल हो जाते हैं तो ये आपस में और भी ज़्यादा टकराने लगेंगे, जिसके वजह से अभिक्रिया तेजी से होने लगेगा। और अभिक्रिया तेजी से होने लगेगा तो इसका मतलब क्या है, अभिक्रिया दर बढ़ जाएगा। तो अगर सांद्रण बढ़ेगा तो अभिक्रिया दर भी बढ़ जाएगा, अगर सांद्रण कम है तो अभिक्रिया दर कम है। अब सेकेंड को देखते हैं, ताप, टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी सेम वही है, अगर ताप बढ़ाएंगे तो उनके अणुओं के बीच की जो अभिक्रिया है वह तेज होने लगेगा, वह एक दूसरे से बहुत तेजी से टकराने लगेंगे और अभिक्रिया तेज हो जाएगा। और जब अभिक्रिया तेज हो जाएगा तो अभिक्रिया दर भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे तो यहाँ पे इसके लिए ये है, ताप के लिए अगर ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया, तो ताप बढ़ाएंगे तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग बढ़ेगा। अब यहाँ पे अभिक्रिया एवं उत्पाद के स्वभाव पर, तो ये अभिक्रिया एवं उत्पाद के स्वभाव पर भी निर्भर करता है कि अभिक्रिया किस अभिक्रिया नहीं, यहाँ पे अभिकारक होना चाहिए, अभिकारक एवं, यहाँ पे अभिक्रिया लिखा गया लेकिन यहाँ पे अभिक्रिया नहीं होकर के यहाँ पे अभिकारक होगा, अभिकारक एवं उत्पाद के स्वभाव पर। तो यहाँ पर ये इस चीज़ के ऊपर भी निर्भर करता है, अभिकारक और उत्पाद का जो स्वभाव है वह किस प्रकार से, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा अभिक्रिया वेग। उसके बाद है यहाँ पे प्रकाश, लाइट। प्रकाश, लाइट, तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के वजह से भी अभिक्रिया वेग प्रभावित होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसा अभिक्रिया है जो प्रकाश में ही होता है, जिसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो अगर जो अभिक्रिया प्रकाश में होने वाला है अगर उसको ठंडा में रख देंगे तो वह अभिक्रिया होगा नहीं और अभिक्रिया दर घट जाएगा। अगर उसको में प्रकाश ला देते हैं, प्रकाश को बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया तेजी से होने लगेगा, अर्थात अभिक्रिया दर बढ़ जाएगा। तो प्रकाश के वजह से भी अभिक्रिया वेग प्रभावित होता है। और जो हमारा पांचवा है और ये लास्ट है, उत्प्रेरक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये चीज़ कि उत्प्रेरक क्या होता है, उसके बाद जानेंगे अभिक्रिया वेग को ये कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पर देखिए, उत्प्रेरक कैटालाइस्ट, उत्प्रेरक कैटालाइस्ट अर्थात कैटालाइस्ट क्या है, तो देखिए उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की अभिक्रिया दर को परिवर्तित कर देता है किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, उत्प्रेरक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की अभिक्रिया दर को परिवर्तित कर देता है किंतु स्वयं अपरिवर्तित रहता है। अर्थात उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर होता है उसको परिवर्तित कर देता है। दर में परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित का मतलब क्या है, या तो जो दर है, जो रेट है, या तो रेट को बढ़ा देगा या तो रेट को घटा देगा। लेकिन जो कैटालाइस्ट है, जो हमारा कैटालाइस्ट है, वह कैटालाइस्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। उसी चीज़ को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। तो उत्प्रेरक का काम क्या होता है, कोई भी अभिक्रिया है उस अभिक्रिया के दर को घटा देना या बढ़ा देना। जैसे हमको कोई उत्पाद चाहिए, वह उत्पाद यानी कि उत्पाद चाहिए और वह अभिक्रिया धीरे धीरे हो रहा है, तो उसमें हम लोग कुछ ऐसा पदार्थ मिलाएंगे जिसके वजह से अभिक्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़े और वह अभिक्रिया का जो दर है वह बढ़ जाए, अर्थात अभिक्रिया तेजी से होने लगे। तो उसमें हम लोग उत्प्रेरक कैटालाइस्ट का प्रयोग करते हैं और उस कैटालाइस्ट के प्रयोग करके अभिक्रिया दर को बढ़ा देते हैं। या किसी अभिक्रिया में हमको अभिक्रिया दर को घटाना पड़ जाता है तो उसमें भी हम लोग उसके अनुसार से उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं और अभिक्रिया दर को घटा देते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं, जिसके वजह से जो हमारा अभिक्रिया दर होता है तो अभिक्रिया दर प्रभावित होता है कैटालाइस्ट उत्प्रेरक की वजह से, क्योंकि उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया दर को घटा भी सकता है और अभिक्रिया दर को बढ़ा भी सकता है। ये दोनों प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं, लेकिन वह खुद क्या रहता है, सबसे मज़े की बात यहाँ पर यह है कि ये खुद स्वयं अपरिवर्तित रहता है, दूसरे को घटा देगा या दूसरे को बढ़ा देगा, लेकिन खुद का क्या रहता है, खुद का अपरिवर्तित रहता है। इसी चीज़ को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रासायनिक बलगतिकी के नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे, वेग व्यंजक या वेग व्यंजक जो है उसको करेंगे कि वेग व्यंजक
क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट